हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के बारे में। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप में से 90% लोग गलती करते ही हैं। मेरे नॉन में काफ़ी लोग हैं जो मेरे से बातें करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बातें करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बातें करते हैं। और इवन मैं व्हेन आई वाज इन बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो आई यूज़ टू हैंडल अ वेल्थ मैनेजमेंट डिवीज़न। तो वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलता था। इवन काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, लाइक IAS, IFS, CEO, CFO। तो मैं उनके अकाउंट्स बेसिकली हैंडल करता था, ख़ासतौर से जो उनकी वेल्थ थी वो हैंडल करता था उस समय। नाउ तो आई एम नॉट वर्किंग, बट पहले की बात बता रहा हूँ। बट एक बात जो मैंने को हमेशा देखता था, ज़्यादातर सारे लोग ये गलती करते थे जब एजुकेशन प्लानिंग की बात आती है। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए जब वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते थे, तो ये गलती वो हमेशा करते थे। आई एम श्योर आज भी 95% लोग ये गलती करते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है और मेरी उनसे बातें हो रही थी, तो वो मेरे पास आए और मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में उनसे काफ़ी डिस्कशन करता रहता हूँ। तो वो मेरे से बोलते हैं कि पारितोष, मैंने अपने बच्चे की, मतलब उनकी जो डॉटर है उसके लिए मैंने प्लानिंग कर ली। हमारी जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्जेसन हो रही थी, तो मैंने प्लानिंग कर ली। तो मैंने उनसे पूछा, ठीक है, लेकिन प्लानिंग कैसे करी, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे जस्ट नॉर्मल रैंडम टॉक। तो उन्होंने मुझे बोला, यार मैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सुकन्या समृद्धि की क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन साइड बताने वाला हूँ जो आप लोग मिस्टेक करते हो। तो मैंने उनसे पूछा, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना में करो, अच्छी बात है, क्या कैसे प्लान किया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार मैंने तो एक एक्सेल पे, जैसे तू मुझे प्लान करता है पारितोष, वैसे ही प्लान किया। इन्फ्लेशन को कंसिडर करके मैंने एक कैलकुलेशन शीट निकाली और उस हिसाब से मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो हालांकि मैं आपको अभी एक्सेल में दिखाता हूँ उनकी तरफ से क्या प्लानिंग थी, क्या गलतियाँ कर रहे थे और किस तरीके से आपको प्लान करना है, वो इस वीडियो में अभी आगे देखते हैं। तो एक्सेल पे चलते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा, आप देखोगे यहाँ पे शीट में दिख रहा होगा, तो उन्होंने मुझे बोला, पारितोष देख यार, अभी मुझे 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आज मुझे चाहिए अपने पढ़ने के लिए भेजना है ग्रेजुएशन के आसपास, तो 10 से 15 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत होती है। मान ली 15 लाख रुपए की ज़रूरत होती मुझे, तो भाई 6% का इन्फ्लेशन कंसिडर करा है, जैसा तू करता है अपनी हर वीडियोस में। और मुझे ये पैसा 21 साल के बाद चाहिए, जब मेरी ग्रेजुएशन के आसपास की होगी मेरी डॉटर। तो तकरीबन यार उस हिसाब से मेरे पास 40-50 लाख रुपए के करीब का फिगर होना चाहिए, मतलब 50 लाख रुपए के फिगर का। बट उन्होंने अपने केस में 10 लाख रुपए का एक एजम्पशन मान के चला था, तो मैं आपको वही बताता हूँ। तो उन्होंने 10 लाख रुपए के हिसाब से 6% के हिसाब से 21 साल में 10 लाख रुपए की जो वैल्यू है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन 33 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी, 34 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन में इन्फ्लेशन जो है थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा है। आप भी कर सकते हो इस तरीके से एक्सेल पे कैलकुलेट। खैर, तो मैंने उनसे पूछा, यार कि तूने 10 लाख रुपए पे 33 लाख रुपए जोड़ने हैं, ठीक है, मुझे बात समझ में आती है। उन्होंने फिर उसके बाद मेरे को साथ सुकन्या समृद्धि योजना का जो एक एक्सेल शीट है वो शेयर करा कि देख यार, मैं ना 60,000 रुपये करीब का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उस हिसाब से तकरीबन 31 लाख रुपए मेरे पास होते हैं। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो तकरीबन 7.6% कर रहा है। ये जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप भी लोग इसी तरीके से अपने आप को रिलेट कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे बोला 60,000 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 21 साल के बाद ये पैसा मुझे वापस मिलेगा, तो तकरीबन 31-32 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू होगी। अभी 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, सेफ है। सुकन्या समृद्धि हर साल कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, बेटर है, इक्विटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, तो मैंने उनसे बोला, ठीक है, तेरी प्लानिंग समझ में आती है मेरे को। अब ये मुझे बता कि जो तूने ये अमाउंट कंसीडर करा है, क्या ये सही है? ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ। अगर आप भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या ये प्लान जो ये हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, क्या ये सही है? तो 90% लोग बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि जैसे हम बाकी प्लान्स को प्लान करते हैं, लाइक रिटायरमेंट और बाकी चीज़ें, यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप एक एजुकेशन को प्लान को कंसिडर कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम एक्सचेंज रेट कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट क्यों बोल रहा हूँ मैं? मान लीजिए आपकी, देखो, एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम हायर एजुकेशन के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए प्लान करें। देखो, हर किसी का एक ड्रीम होता है कि उनका बच्चा बाहर ऑक्सफर्ड में, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए, ठीक है, और प्लान तो हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो जब आप इस तरीके से प्लानिंग करते हो, तो आप अगर आज की बात करें, तो आज यार आपको अगर बाहर पढ़ने के लिए भेजना है,
तो आज आपको डॉलर में फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर डॉलर में फ़ीस पे करनी पड़ेगी तो 76 रुपये के लिए $1 मिलता है। मतलब $1 लेने के लिए आपको अपनी जेब से 76 रुपीज़ इन्वेस्ट देना पड़ेगा बैंक्स को। तब वो कन्वर्जन रेट तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो 76 रुपये देने पड़ेंगे आपको। इसी को हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। मतलब आपका ये एक्सचेंज रेट का जो प्राइस का है, मतलब डॉलर में फ़ीस दोगे, 76 रुपीज़ आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। कहानी ये है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज से 2010, यहाँ पे एक्सेल पे देखोगे ना, तो ये मैंने 10 साल का USD INR का एक्सचेंज रेट का डेटा लिया हुआ है। 29 मार्च 2010 में अपनी जेब से मुझे 44 रुपीज़ 89 पैसा निकालने पड़ते, तब मुझे $1 मिलता। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे नहीं मैं तो इंडिया में पढ़ाना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वहाँ पे भी हालांकि इन्फ्लेशन कम कंसिडर किया, लेकिन आपको प्लान हायर एजुकेशन के लिए ही करना चाहिए। तो भाई अगर आपको $1 लेना है बैंक से, तो तब उस समय 2010 में 44 रुपीज़ 89 पैसे में आपको मिल जाता है। लेकिन कहानी है कि हर साल डॉलर के रेट्स, मतलब इंडियन रुपीस डेप्रिसिएट होती जा रही है। तो आज सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि उसी $1 के बदले में आज आपको अपनी जेब से 76 रुपीज़ के करीब निकालने पड़ेंगे। अगर इस 10 सालों का आप CAGR रिटर्न्स कन्वर्ट करेंगे ना, मतलब हर साल कितने परसेंटेज से इंडियन रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है, जो आपको कैलकुलेट करना चाहिए जब एजुकेशन प्लानिंग की बात कर रहे हो, तो वो फिगर निकल के आती है 4.56। यानी आपने 2010 में डॉलर भी खरीद के रख लिया अपने पोर्टफोलियो में। एक हाइपोथेटिकल थॉट दे रहा हूँ मैं आपको, तो भी हर साल आपको 4.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। कहने की बात ये है 4.5% से कैपिटल अप्रिसिएशन होगा 10 सालों की। अगर 12 सालों की बात करें, 12 साल का डेटा है 2010 से लेकर 2022 तक है। तो आपको जब भी एजुकेशन प्लानिंग कर रहे हो तो ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। यानी अब अगर हम विद एक्सचेंज रेट के साथ कंसिडर करें, सेम उसी की कहानी जैसे मेरे दोस्त की मैं बता रहा हूँ कि भाई उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है आज के हिसाब से अगर कंसिडर करें, और वह 21 साल के बाद प्लानिंग कर रहा है। 6% तो इन्फ्लेशन, चलो कंजर्वेटिव ले लेते हैं, हालांकि एजुकेशन इन्फ्लेशन इट इज़ मोर देन 8%, बट फिर भी 6% कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन यू कांट अवॉइड द एक्सचेंज रेट, जो कि रियल टाइम डेटा है, जो कि डेटा आपको बता रहा है कि भाई 4.5% से तो इंडियन रुपीज़ डेप्रिसिएट हो रही है। इफ़ यू वांट कि आपका बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाए तो आपको कंसिडर करना होगा। तो आप देखेंगे 10.5% का इन्फ्लेशन आपको एक्चुअल में डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये 10 लाख रुपए की वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस डॉलर प्लस इन्फ्लेशन, तकरीबन जो वैल्यू होगी वो होगी 81,39,690, नॉट 33 लाख। आप सिर्फ वहीं तक रुक जाते हो, नहीं, you need to consider the exchange rate as well when you are thinking about the child education planning। आप यहाँ USD INR का ना मैं चार्ट भी आपको दिखाता हूँ कि लाइक इंडियन रुपी हर साल 4.5% से डेप्रीशिएट हो रहा है। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न है हर साल, मतलब 44 रुपीज़ से बढ़ के तकरीबन 76 रुपीज़ हो गया। आज से 10 साल के बाद इसी $1 को लेने के लिए आपको अपनी जेब से 100 रुपये भी निकालने पड़ेंगे। तो आपको प्लानिंग 100 रुपये के हिसाब से करनी है, 44 रुपीज़ के हिसाब से नहीं। डॉलर कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। तो आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा 81,39,690। सिमिलरली सेम सिचुएशन उसके साथ थी जो मैंने उसको समझाया। तो जब मैंने ये बात उसको समझाई तो यार ये तो अब जस्ट मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, लाइक आप भी अगर मान लीजिए, बिकॉज आई नो कि मैनी पीपल व्हाट दे डू, सुकन्या समृद्धि डाली एंड देन बात खत्म, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा सोचते हैं। अगर आप साल का 1.5 लाख रुपए फिगर डालते हैं, देखो बात समझिए, सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल हम जो एक मैक्सिमम लिमिट है दैट इज दी 1.5 लाख, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो आप। अगर इतना डाल रहे हो और यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीपीएफ से 0.5% एक्स्ट्रा होता है सुकन्या समृद्धि में, और पीपीएफ के रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल कम होते जा रहे हैं। ये मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले बताया था आपको। अगर फिर भी 7.6% भी कंसिडर करें तो मैक्स टू मैक्स आप जो एक्यूमुलेट कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी कंडीशन में हर साल अगर 1.5 लाख रुपए डाल भी रहे हो तो भी भाई आप 77 लाख रुपीज़ ही एक्यूमुलेट कर पाओगे इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन। तो ये जो गोल है ना, और यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि बिकॉज यू आर अर्निंग अ 7.6% ओनली, बट यू नीड the rate of interest returns at least 10.5% if you want to beat the inflation। तो your real
आपके रियल जो सिचुएशन है और जो रियल कैलकुलेशन इज नॉट अबाउट दी 6%, it is more than 10%, because you need to consider the exchange rate as well, and that is the reason you need to consider the USD/INR, because we'll be consider the USD/INR से कंपैरिजन करेंगे। 4.5% का इंटरेस्ट रेट्स वो लेना ही पड़ेगा आपको। ये पूरा एक्सेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। हालांकि आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कैसे करनी है आपको, कौन कौन से फंड्स, कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ये भी तैयार नहीं करा ना कि कितना पैसा चाहिए, तो मैंने कुछ काफ़ी पहले भी वीडियोस बनाई हैं, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग का कैलकुलेशन समझाया हुआ है, पूरा एक्सेल शीट भी दिया हुआ है, वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। लेकिन मेरा आज वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि 6% से काम नहीं चलने वाला है। यू नीड टू कंसिडर द USD/INR एक्सचेंज रेट एज वेल व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन, एंड दिस इज़ द रियल और दिस इज़ द प्रैक्टिकल सिचुएशन that you will face after the 21 years. Similarly यही सेम कहानी मैंने उनको बोली, और इसीलिए मैं कहता हूँ, या जितने भी आपको एडवाइज़र मिलेंगे, कि भाई जब चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की बात आती है तो सुकन्या समृद्धि योजना, चाइल्ड एंडोमेंट प्लान्स, PPF, जितने भी डेट प्लानिंग वाले ऑप्शंस हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला। यू नीड टू थिंक अबाउट इक्विटी when you are planning for a 20 to 20 plus years. You need to invest a majority of your money in equity. That will only help you, because this will not give you the desired result जितना आपको ज़रूरत है। तो आई होप ये वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। ये एक्सेल डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ फेवर कीजिए कि आप लाइक ज़रूर कर रहे हो, लेकिन साथ में ये इंश्योर कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, व्हाट्सअप में, फेसबुक में, जहाँ पे भी आपका ग्रुप है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर देना। नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।